एक सिख नेता की दास्तां पाकिस्तान से डांटेगंज तक। दुश्मनी जमकर करो और इतनी गुंजाइश रहे, फिर कहीं अगर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। इसमें वैसे कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, वो सिर्फ बता मुख्य दीजिए। बात है, मैंने अपने बचपन की कहानी पंजाब पाकिस्तान से कैसे चले हैं, कैसे मैं एक बार वहाँ पाकिस्तान में कुआं में डूब गया था, कैसे बचे, फिर मैं जब बहने लगा तो ऊँट की पूँछ पकड़ के जा रहा था, छूट गई तो मैं फिर बहने लगा, लोगों ने धर के हमको पकड़ लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र ठाकुर। अभी हम चुनावी दौरे में हैं और इंद्र सिंह नामधारी हैं मेरे साथ, जो कि चतरा लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर जब ये चतरा लोकसभा से सांसद बने थे तो विकास कितना किए थे, और जो चर्चाएं होगी वो तो बाद में करेंगे। सबसे पहले गुड न्यूज पलामू में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये बताइए कि आप काफी दिन मेहनत किए थे, जिसके बाद आप चतरा लोकसभा, सबसे पहले काफी नक्सली माना जाए या सुदूरवर्ती क्षेत्र माना जाए, चतरा लोकसभा माना जाता है, उस समय आप सांसद रहे हैं। कितना विकास हो पाया था उस समय आपके कार्यकाल में? देखिए, मेरा राजनीतिक सफर काफी लंबा है। सांसद बनने के बाद पहले मैं 6 बार यहाँ विधायक रह चुका था, 6 बार, और अंतिम बार तो मैं निर्दलीय लड़ गया, विधानसभा का भी और लोकसभा भी हमने निर्दलीय जीती, क्योंकि मेरी मान्यता है कि दलों के अंदर आदमी की जो विचार दबाना पड़ता है, स्वच्छंद विचार का नहीं रहता है। इसलिए मैंने अपने बेटे को भी कहा कि तुम निर्दलीय लो इस बार, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। तो अपना अपना स्वाद होता है। कई लोग, मैं ही सोचता हूँ कि फिर दबाव में कोई काम कर रहा है कि पार्टी कहे कि ऐसा करो, आदमी नहीं कर पाए, कहेगी कि आपको तो सस्पेंड करते हैं। इसलिए ये जानबूझकर पहले मैंने कोशिश की कि कांग्रेस से लड़ाते हैं इसको, लेकिन जब देखा कि बहुत उधर नानुकूर और ड्रामे हो रहे हैं, हम कहें इंडिपेंडेंट लड़ो। और ये इंडिपेंडेंट लड़ाई ये सिद्ध करेगी कि 2 महागठबंधन सारे भी मठाधीश यहाँ पर पधारेंगे, और एक पाकिस्तान से बना हुआ रिफ्यूजी अपने बेटे को खड़ा करता है। अगर ये जीतता है, ये पूरे हिंदुस्तान का एक समाचार हो। पाकिस्तान से लेकर के हिंदुस्तान तक के आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप पाकिस्तान से डाल्टनगंज पे आप एक किताब भी एक लिखे हुए हैं। देखिए, असल में जब पाकिस्तान बना 1947 में, उस समय मेरी उम्र 7 साल थी। तो हमारा परिवार काफ़ी, मेरे पिताजी, हम लोग 8 भाई थे, इसलिए क्योंकि कुछ रिश्तेदार हमारे पहले पलामू में आया करते थे उस समय पंजाब से, तो जब देखा कि अब यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो हमारा परिवार यहीं चला आया, और मैंने बच्चा क्लास से यहीं पढ़ाई शुरू की। और हमारे परिवार ने सदा ही इस इलाके के लोगों से प्यार जीतने की कोशिश की। जब इन लोग बिजनेस में, हमारे बड़े भाई काफ़ी पारंगत हो गए, तरक्की होने लगी बिजनेस में, तो चैनपुर बगल में है, आपको मैं दूंगा एक जो छपा है अभी, जो समर्थक हैं दिलीप के मेरे बेटे के, उन्होंने उनकी पृष्ठभूमि में छापा कि क्या है ये परिवार। तो उसमें चैनपुर, चूँकि पुल नहीं था कोयल नदी पर, इसलिए लड़के पढ़ नहीं पाते थे। साल में 5 महीने नाव से आना पड़ता था, कभी बाढ़ आ जाती थी। तो उस समय 1964 में चैनपुर में हमने एक हाई स्कूल शुरू किया, जो अब सरकारी हो चुका है। यहाँ पर डाल्टनगंज में जब बिजनेस चला, तो पहली बार पलामू में 1957 में, 1967 में महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो अब अंगीभूत हो चुका है। गढ़वा में कॉलेज खोला, इसलिए कि अगर कमाई हो रही है तो जनता में भी जाएगा उसका असर। इसलिए ये मेरी ये कि उन दिनों में भी मैं ये सोचता था कि जो परिवार जनता के लिए सोचता है, और यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने 2 बार हारा भी हूँ, लेकिन 6 बार जीता भी। इसलिए मेरी कुछ सोच की धारा कुछ अलग है, और मैं उसी धारा से चलता हूँ। और मेरा बेटा आज
न- न- लड़ रहा है बिना किसी पार्टी। सबसे पहला डाल्टनगंज विधानसभा के भंडरिया से जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं सारे दिग्गज दिग्गज हैं। उनके पक्ष में इंडिया गठबंधन से कहे या एनडीए गठबंधन से कहे, बड़े बड़े दिग्गज नेता स्टार प्रचारक भी इसमें स्टार प्रचार करेंगे। कैसे दिलीप सिंह नामधारी अकेले इन लोगों का सामना करेंगे? अब ये तो रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा क्या होता है, क्योंकि आश्चर्य तो तब भी लोगों को हुआ था जब एक रिफ्यूजी यहाँ पर आकर जम गया और अपने प्यार से, अपनी मेहनत से जनता का दिल जीत कर, जब बड़े बड़े यहाँ भी मठाधीश लड़े हैं तो जनता सबसे बड़ी है। अगर दिलीप सिंह जीत गया फिर प्रतिक्रिया क्या होगी लोगों की, थोड़ा आके जान लीजिएगा। जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं दिलीप सिंह के पक्ष में वोट मांगने के लिए, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं कह रही है, क्या लोगों का विचार है आपके प्रति? जो मेरे प्रति विचार था वो तो उन्होंने अपने मुझे दे दिया, लेकिन मैं उनको अभी समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे की 2 साल पहले तबीयत खराब हो गई थी और पहले 2 बार लड़ा था, सफल नहीं हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं, चूँकि बड़े बड़े पद थे, केंद्र क्या नाम पटना जब एक था बिहार, तब मैं कैबिनेट मंत्री था, राजस्व विभाग और ट्रांसपोर्ट का। कभी कोई स्पीकर बना तो फॉरेन में जाना पड़ता था मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो उनके मेरे पीछे दिलीप पूरा काम करता था और एक भी वर्कर को या जनता को निराश नहीं भेजता था। इसलिए उसको पता है कि जनता के काम कैसे करने हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता मेरा नाम भी दूसरा नाम उतना ही जान रही है जितना मेरा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो जीतेगा। झारखंड बिहार आज अलग हुए 24 साल हो चुका है, लेकिन डाल्टनगंज में अभी तक कितना विकास हुआ है इस 24 साल में? देखिए, डाल्टनगंज शहर बहुत बढ़ा है। हम अगर जो कल्पना करें हम 1947 की, तो सारे शहर में 3 मकान थे जिसका छत ढाला हुआ था, सब खपड़पोश। अब आपको कोई खपड़पोश घर लाग शायद ही मिले जो पुराने बने हैं, बाकी सब ढाल लिया लोगों ने, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, सिर्फ प्रगति तो की है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था झारखंड के बनने के बाद वो नहीं हुआ। क्योंकि जब झारखंड बना तो मुझे इसके लिए बीजेपी के जो बिहार के नेता थे मुझ पर नाराज़ भी थे कि आप झारखंड की क्यों मांग कर रहे हैं। हम उन्होंने बनांचल की मांग की थी कि बनांचल समरेश सिंह थे बोकारो वाले और मैं, और इसलिए कैलाशपति मिश्रा जैसे लोग नाराज़ थे कि बिहार का बंटवारा क्यों कराते हो। लेकिन मेरी कल्पना थी कि अगर झारखंड बन जाता है तो हिंदुस्तान का 1 नंबर का प्रांत होगा। मेरी अपना कैलकुलेशन था मेरा, और बन जाता बशर्ते, ठीक है मैं तो स्पीकर बना, स्पीकर का काम है हाउस को ठीक से चलाना, लेकिन अगर सरकारें ठीक से चलती तो यहाँ पर आज दर्जनों फैक्ट्रियाँ लगी होती। बांध अधूरे पड़े हुए हैं, 20 बांध जो पटना बिहार में शुरू हुए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पूरे नहीं किए जा सके। बगल में यहाँ पर डैम है, यहाँ पर मंडल डैम 1974 में शुरू हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर सिंचाई हो जाती और जितने पदार्थ हैं यहाँ पर, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, कोयला, अबरक, गिने नहीं जा सकते। वहाँ बंगाल और मद्रास से लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों को वहाँ मजदूरी करनी पड़ रही। इस मामले में बिहार पिछड़ गया। सरकारें बनी, मेरा काम तो हाउस चलाना, लेकिन जो सरकार में बैठे थे उनको ये देखना चाहिए था कि कैसे इसका उद्धार करें, ताकि हमारे लोग जो विदेशों में, दूसरे प्रदेशों में जाके, आप मानिएगा महीना में 2-4 लोग की डेड बॉडी आती है, किसी की मद्रास से, किसी की कर्नाटक से, कि वही काम करते समय एक्सीडेंट हो गया, मर गए हैं, लाश आती है, हम लोग को पुष्पांजलि करनी पड़ती है, आंख में आंसू आ जाते हैं। ये क्या होगा? 24 सालों के बाद झारखंड ये हालत, मैं इसमें सबको दोषी मानता हूँ, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। ये बात ठीक है, आप कुछ सरकारी योजनाएं
सड़कें बना दी, ये बना दी वो। लेकिन जो जो एक बड़ी संपदा थी झारखंड में, जिसकी कोख में अमीरी थी लेकिन गोद में गरीबी, एक ऐसी अभागी नारी है जिसकी कोख में तो अमीरी भरी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग दिल्ली में जाइए होटलों में पत्थर उठा रहे हैं, पंजाब जाइए वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं। तो ये जो नहीं हुआ, ये कसक मुझे भी होती है। लेकिन मेरी तो झारखंड वन में आमना सामना भी हो गया था बाबूलाल मरांडी के सामने मुख्यमंत्री के पद को लेकर। वो खैर बीत गया समय, लेकिन मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि अगर मुझे 1-2 साल भी मिल गए होते, मैं बताता कि झारखंड का क्या मतलब है और झारखंड कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। अगर हम बात करें कि यहाँ की जो अभी तक विधि व्यवस्था यानी पलायन पे अभी तक कोई इस पे कार्य नहीं किया गया है, और जैसे कि यहाँ के क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं काफी खराब है, जैसे आप देखे होंगे, क्या क्षेत्र में भी समस्या आपको मिला है देखने को? ये तो मैंने जो आपने कहा मैं खुद कह रहा हूँ कि आखिर इसका एक कारण यह भी है कि एक बीमारी लग गई झारखंड को कि जो पदाधिकारियों की पोस्टिंग होती है उसमें पैसों का लेन देन होता है। इसीलिए अफसर जो आते हैं वो प्रगति की ओर ध्यान नहीं रखते, वो सोचते हैं कि इतना दे के आए हैं, हमको पहले ये घर तो पूरा करना है। और मेन कारण है झारखंड के पिछड़ेपन का ये। अगर कोई ईमानदार आ जाए डीसी तो सोचेगा कौन सा काम करें, लेकिन जो दे के आया है तो पहले तो सोचता है कि पहले अपना तो पूरा कर लें। एसपी की स्थिति भी यही रहती है। जब तक पोस्टिंग में पैसा लेन देन होता रहेगा तब तक झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जो अफसर आते हैं जिनको विकास के बारे में सोचना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि जो बढ़िया काम कर रहा है उसको इनाम दे, उसको पुरस्कृत करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम है। कौन ईमान बढ़िया पोस्टिंग पाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए झारखंड के पिछड़ेपन का यह मुख्य कारण। ऐसा अपना राजनीतिक करियर में लगा होगा कि आखिर हम जब राजनीतिक करियर हम छोड़ रहे हैं तो आपसे क्या ऐसा छूट गया था जो अभी आप अफसोस लगता है कि जैसे अभी रहते तो हम ये चीज कार्य करते? मुझे लगता है, देखिए, जब मोदी जी की सत्ता आई तो उन्होंने अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को कहा कि 75 साल से आप ऊपर हो गए हैं, इसलिए कहा तो नहीं लेकिन कहा कि आप लोग अब सेवा कीजिए, एक बना दिया पार्ट, इसके आप सदस्य बन जाइए। लेकिन जब दूसरों को ही कर सकते हैं तो अब 74 साल के मोदी जी भी हो गए। तो मैं भी उस समय 73 साल का जब मेरा पार्लियामेंट का मेरा कार्यक्रम ख़त्म हुआ, मैंने कहा कि जब बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं तो मुझे भी संन्यास लेना चाहिए। इसलिए मैंने 2075 वाला चुनाव नहीं लड़ा और मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, आप कभी आते हैं मेरे स्कूल में तो आप देखिए कि क्या होता है। कॉलेज सतबरवा में चल रहा है, बाकी के कॉलेज, महिला कॉलेज, गढ़वा का कॉलेज सब हो गए सरकारी। तो सरकार को चले गए, केवल नाम रह गया। लेकिन जो मेरे हाथ में है उसमें मैं 2-3 हज़ार बच्चों को, लगभग लड़के लड़कियों को जितनी रियायत हो सकती है उतनी रियायत दे के पढ़ाता हूँ। लेकिन जब दिलीप 2 बार चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली, पीछे उसका तबीयत उसकी खराब हुई, तो मेरे संन्यास लेने के बाद उसने कहा कि पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अधूरा है। आप जब यहाँ के इतने दिनों तक रह सकते हैं, मैं उस रास्ते पर सफल नहीं हो सका, इसलिए मैं एक चुनाव और लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो एवं वस्तु। और मैंने उसको कहा ये ठीक है कि सोचा था कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए, वो भी खास करके बीजेपी से तो मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए कांग्रेस की तरफ था। लेकिन वहाँ पर भी देखा कि सौदेबाजी हो रही है, जो मैंने नहीं किया। इसलिए मैंने कहा दिलीप को अगर लड़ना है तो रखो, बिना किसी पार्टी के लड़ो, तब मैं समझूंगा तुम जीते हो। तुम्हारा पिता असेंबली भी जीता और पार्लियामेंट भी जीता, निर्दलीय होगा। तुम मेरा जज्बा लो और निर्दलीय लड़ो। आज वो निर्दलीय लड़ रहा है। अगर ये जीत होती है, ये न्यूज़ पलामू और झारखंड का नहीं होगा, ये भारत का न्यूज़ होगा कि 2 महागठबंधन
बड़े प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं 2 दिन बाद, इधर से आएंगे लोग, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग, और एक तरफ बाप बेटा मिलके, और यहाँ की जनता अगर जीतती है तो लोगों को इतिहास लिखना पड़ेगा कि क्या होगा। गरीबों का सहारा। और मैं पता नहीं क्यों मेरी आत्मा कह रही है कि इस बार जीतेगा, और जीत के बाद आप आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए, तब मज़ा आएगा। इसलिए ये एक सबब है जब उसने इच्छा व्यक्त की कि नहीं, मैं अपने जीवन को अधूरा समझूंगा यदि मैं नहीं लड़ा तो। हमने कहा कि तुम लड़ो। मैं ठीक है मजाक से कहता था कि हम तो आपके चुनाव में इतना दौड़ते थे, आपको भी दौड़ना पड़ेगा, और मैं दौड़ रहा हूँ। इसलिए ये पिता और पुत्र का समझौता है आपस का। जनता ने अगर साथ दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जनता का प्रतिनिधि बन के उभरेगा। इसको लालच नहीं है। और आपको सबसे पहले चतरा लोकसभा की हम बात कर रहे थे, क्योंकि अभी भी वहां की जो हालत है काफी जर्जर है चतरा लोकसभा में। कई सांसद आए, कई सांसद गए, लेकिन चतरा लोकसभा का विकास अभी तक नहीं हो पा रहा देखिए है। चतरा, मैंने क्या कहा नहीं, विकास करना जो वहाँ की सरकार होती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, क्योंकि पैसा तो उनके पास है। अब मेंबर बन गए तो मान ली कि कोई सब क्वेश्चन आया, हम भी उस पर बहस किए, उधर हुआ इधर हुआ, लेकिन जो कार्यान्वयन होता है नीतियों का, क्या बनाना है क्या नहीं, ये तो सरकार करती है। इसलिए ये भी, मैं जब बिहार एक था तो लालू यादव से मेरी अच्छी पड़ती थी, उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया, अच्छे अच्छे ओहदे मैंने दिए, डिपार्टमेंट। लेकिन मैं अक्सर मीटिंग में कहा करता था कि लालू जी आपको एक पश्चाताप रहेगा, क्योंकि अभी आपका योर वर्ड इज ए लॉ, आप जो बोलते हैं कानून बन जाता है। आप चाहते तो नया बिहार बना सकते थे, लेकिन आपको बाद में बहुत पश्चाताप होगा। दीज आर माई वर्ड्स इन राइटिंग। कुछ यादव एमएलए थे, लगे हल्ला करने, क्या बोल रहे हैं, लालू यादव कहते हैं बोल रहे तो सर हैं, इनको बोल लेंगे। वहाँ उनके सामने मैंने कहा कि आपको बहुत पश्चाताप होगा हटने के बाद, आज हो रहा है। अगर वो चाहते तो नया बिहार बन सकता, इतना जैसे अभी मोदी की चल रही है वैसे उनकी चलती। इसीलिए जब आदमी चूक जाता है। मैं इतना हिम्मत था कि एक मंत्री होकर मैं मुख्यमंत्री को कह रहा था कि आपको पश्चाताप होगा। और जो यादव एमएलए थे वो कहते क्या बोल रहे हैं, देखिए ना क्या बोलते जा रहे हैं। मैंने बोलता यही है कि इनको बाद में पश्चाताप होगा। तो लालू यादव ने कहा कि नहीं, सर हैं, इनको बोलने दीजिए। अभी भी डाल्टनगंज में आए थे एक केस में, वो 2 साल पहले, तो मैंने कहा कि मेरा चीफ मिनिस्टर रहा हुआ है, हम भी सर्किट हाउस में चले गए, उठ गए मेरे से देखकर, कहते आइए सर बैठिए। हम कि आप अभी तक सर नहीं छोड़े, जब मैं मंत्री था वो मुख्यमंत्री था, हमको सर कहते, आइए सर बैठिए। पता नहीं उनके दिल में मेरे प्रति रिस्पेक्ट था क्या था। तो यहाँ भी जब सर्किट हाउस में पहुँचे तो खड़े होकर कहते सर यहाँ बैठिए। तो हमने कहा कि सर नहीं छोड़े अभी तक। मजाक भी चलती थी। बहुत लंबी कहानी है, आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और कोई ऐसा आदमी भी मिलेगा जो मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए 4 बार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, फाड़ देते। तब मैं अपना इस्तीफा एक बार जगदानंद सिंह को दे के चला है। हम कि देखो फाड़ देते हैं हमको, मेरा इस्तीफा, अब चीफ मिनिस्टर है, मैं क्या करूँ, अब मैं आपको देता हूँ, आप दे दीजिएगा, मैं डाल्टनगंज जा रहा हूँ। मैं यहाँ चला आया। एक दिन के बाद टेलीफोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। मैं टेलीफोन, इसी मकान में टेलीफोन लिया तो कहते हैं कि कहाँ आप हरदम गर्म रहते हैं और इस्तीफा दो इस्तीफा दो। सुनिए, फाड़ के चर से आवाज़ आई आपको। हम क्या, मेरी बात तो सुनिए, एकदम फाड़ दे लिया भोजपुरी में। हम कि मेरी बात तो सुनिए, मैं क्यों देता हूँ, मंत्री मैं जब काम नहीं कर पाता हूँ तब देता हूँ, लेकिन वो सुना ही नहीं उन्होंने। तो फिर 1 महीना तक मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। जब हम पटना पहुँचे और मैंने 1 महीने के बाद स्वीकार की, और मैं जब पत्रकार सम्मेलन बुलाया
तो उन्होंने एक मंत्री को भेजा मेरे पास, और मंत्री ने एक शेर सुनाया, मैं आपको इस किताब में मिलेगा आपको। वो शेर था, उसने शेर सुनाया कि दुश्मनी जमकर करो और इतनी गुंजाइश रहे, फिर कहीं अगर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। ये उस मंत्री ने मुझे श्लोक, मुसलमान थे, नाम भूल रहा हूँ, शकील अहमद, उन्होंने इस बातें कहा कि दुश्मनी जमकर रहे और ये कि फिर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि शर्मिंदा होना पड़े। कि इंद्र सिंह नामधारी मेरे साथ है और इन्होंने यही किताब को लिखा है, आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो किताब का नाम है एक सिख नेता की दास्तां पाकिस्तान से डांटेगंज तक, और ये इनका बहुत पहले का फोटो इसमें भी लगा हुआ है। करीबन ये आप किताब कब लिखे थे सर? मैंने ज़्यादा नहीं हुआ, 1 साल हुआ इसको पब्लिश हुआ, जुलाई 2023 में। ये टाटा में हमने इसका लोकार्पण किया था, जमशेदपुर में। अच्छा, इसमें वैसे कुछ मुख्य बातें हैं, वो सिर्फ बता दीजिए। मुख्य बातें मैंने अपने बचपन की कहानी, पंजाब पाकिस्तान से कैसे चले हैं, कैसे मैं एक बार वहाँ पाकिस्तान में कुआं में डूब गया था, कैसे बचे, फिर मैं जब बहने लगा तो ऊँट की पूँछ पकड़ के जा रहा था, छूट गई तो मैं फिर बहने लगा, लोगों ने धर के हमको पकड़ लिया। बहुत सी इसमें दास्तान आपको मिलेगी। आपका जो कहता है कि हम पढ़ते तो खाना रात के 12 बजे पूरा पढ़िए के सोया। बहुत से लोग हम कैसे मिले, कहा कि जब शुरू किया सोचा ही ख़त्म कर देते हैं, तो आप भी इसको पढ़िएगा, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं रहे नहीं हैं आप, लेकिन इसमें अपनी निंदा भी की है, कभी अपने जिद को ठीक भी ठहराया है, अपनी गलतियां भी की, मानी कुछ गलती हुई मुझसे, तो कोई बनी बुनाई बातें नहीं है इसमें, जो बीती सो लिख दिया। इस बार लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से, डाल्टनगंज की जनता से ही अपील करना चाहते हैं, आपने मुझे यहाँ से निर्दलीय भी जिताया, जबकि मुझे 5 विधानसभा का पहले अनुभव हो चुका था, तो छठी में जरूर मुझे दिल में कोई कसक रही होगी कि मैंने कहा कि नहीं, अब दलों की नहीं, मैं अपने आप लड़ूंगा अकेले। ये जब आया तो दिलीप की जब पारी आई तो खोज रहा थे भी किसी पार्टी से लड़ें, 2 गठबंधन है, कैसे करें, कुछ कोशिश भी हुई, लेकिन अंत में मैंने इसको सलाह दी, क्यों किसी के सामने हाथ फैलाते हो, तुम्हारा पिता निर्दलीय जीत चुका है यहाँ से, तुम लड़ के तो देखो, जनता साथ देगी, जनता साथ दे रही। जितना मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाने पर पहले लोग बोलते हैं, अरे आपका बेटा तो बड़ा अच्छा है, गए थे तो बीमार पड़ गए तो हमको भर्ती करा दिया, पैसा दे दिया। हम तो नहीं बोलते, उन्हीं लोग बोल रहे। कैसे हम समझेंगे कि उसको जनता का ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा? मैं ज़्यादातर अब जब जो ऐसे बना यहाँ मैं भूल जाता हूँ, मुंह में नहीं चढ़ता है, क्या नाम, तो विदेशों में रहना पड़ता था बहुत, साल में 1-2 महीना, कभी कहीं अमेरिका में, कभी रूस में, कभी कहीं, तो मेरे पीछे दिलीप ही देखता था। जनता आई, देखो बीमार है कुछ या कुछ काम है, पीए वगैरह तो यहीं रहते थे, उनको बताना करना सब ये करता था। तो अब इसके जिम्मे जब आएगा, पावर भी होगी, तो क्या लिखना है, क्या डीसी से बात करनी है, लेकिन जनता के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए जनता इस पर बहुत खुश है। हमारे साथ अभी मौजूद थे इंद्र सिंह नामधारी, जो पार्लियामेंट तक भी पहुंचे, सांसद भी बने, विधायक भी रह चुके, और इनका जो किताब यही है, जो एक सिख नेता की दास्तान पाकिस्तान से डाल्टेगंज तक। तो ये किताब भी आप लोग जो राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं और इनका विशेष रूप से इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर एक छोटे से परिवार से कैसे राजनीतिक में कदम रखें और कैसे यहाँ तक इस मुकाम को पकड़ पाए और पहुंच पाए, इस किताब के माध्यम से पूरी इसमें लिखी हुई है। कभी इन्होंने गलती भी किया है, उस गलती को भी ठहराया है, और जो इन्होंने सही तरीके से किया है, अच्छा काम इनको लगा, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। और विशेष तौर से तो अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए इन्होंने सभी मतदाताओं से यह भी अपील किया है कि इस बार दिलीप सिंह नामधारी को देखना है, क्योंकि इस बार बदल देना है।
यानी डाल्टनगंज विधानसभा से प्रत्याशी को बदल देना है और निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह नामधारी जी को जिता करके डायरेक्ट यहाँ से विधानसभा भेजने का क्या करना है, ताकि जो भी विकास छुट्टी होगी उस विकास पर काम करेंगे। कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे।